अध्याय 54। श्रीमती वेई बहुत उत्साही हैं। शुक्रवार की सुबह सुबह, चाहे सुयू कितना भी न चाहे कि यह दिन आए, फिर भी यह आ ही गया। उसने बिस्तर पर पड़े सभी तरह के कपड़ों और स्कर्टों को देखा। उसे लगा कि उनमें से कोई भी उपयुक्त नहीं था। हालांकि वह यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वह घबराई हुई थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह वास्तव में घबराई हुई थी। चुनने के बाद आखिर में उसने एक हल्के रंग की सरल शैली वाली पोशाक चुनी, जो लोगों को बहुत ही महिला जैसी लगती थी। 80 साल का आदमी निश्चित रूप से एक ऐसी लड़की को पसंद करेगा जो थोड़ी अधिक सुरुचिपूर्ण हो, है न? वेईसू ने अभी अभी तैयारी पूरी की थी जब उसने फोन किया। सुयुए उपहारों का एक बड़ा बैग नीचे ले आई। किसी के चेहरे पर धूर्त भाव देखकर उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। तुम क्या देख रहे हो? एक खूबसूरत महिला को देखकर मैं और क्या देख रहा हूँ? वेईसू ने सुयू को कार का दरवाजा खोलने में मदद की। उसके हाथों में पकड़े बड़े और छोटे बैग पीछे की सीट पर रख दिए और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी सेवा करना, सुंदर महिला, मेरा सम्मान है। लेकिन इस यात्रा में टोनहाक के महत्व को देखते हुए उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। उसे इस बात का डर नहीं था कि सुयू उसके महत्व के कारण असहज महसूस करेगी। उसे बस इस बात का डर था कि सुयू उसके परिवार के वयस्कों के विचारों की परवाह नहीं करेगी। क्या तुमने अभी तक नाश्ता किया है? वेईसू ने पूछा। मुझे भूख नहीं है। सुयू को बस इतना घबराहट महसूस हुई कि उसका पेट मचल रहा था और उसे भूख का भी पता नहीं था। ज्यादा चिंता मत करो, मेरे माता पिता दोनों तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। वे लंबे समय से तुम्हें रात के खाने के लिए घर बुलाना चाहते थे। मेरे दादाजी भी बहुत ही सौम्य और मिलनसार हैं, उसने कहा और फिर नीचे झुककर टोनुओ को सीट बेल्ट लगाने में मदद की। चलो पहले नाश्ता करते हैं और फिर घर चलते हैं। कौन घबरा रहा है? मैं तो बस सोचने में अच्छा हूँ। सुयू ने ठंडी सांस ली। वेईसू की बात सुनकर उसके दिल का तनाव कम नहीं हुआ, लेकिन उसे थोड़ी भूख जरूर लगी थी। वे दोनों नाश्ते के लिए कुछ खाने के लिए रेस्तरां में गए। हालांकि सुयू के दिल में तनाव कम नहीं हुआ, कम से कम उसका पेट अब और नहीं कस रहा था। रास्ते में सुयू के आराम करने का दिखावा करने से वेईसू को बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने सुयू को खुश करने के लिए गाड़ी चलाई और मजाक किया। सुयू ने एक दूसरे के वाक्यों का जवाब दिया। अचानक उसे याद आया कि जब वह पहले झुआंग वेई के माता पिता से मिलने गई थी, तो वह इतनी घबराई हुई नहीं लग रही थी। शायद उस समय वह बहुत छोटी थी, यह नहीं जानती थी कि उसके माता पिता से मिलना क्या दर्शाता है। यह भी नहीं जानती थी कि उस समय जो व्यक्ति उससे प्यार करता था, वह एक मोड़ से अपना मन बदल सकता है। उस समय झुआंग वेई ने उसके साथ वास्तव में अच्छा व्यवहार किया, बेहद अंतरंग, कई कस्में भी खाईं। आज वे दोनों अलग अलग रास्ते चले गए थे। क्या उसका और वेईसू का भी ऐसा ही दिन होगा? तुम क्या सोच रहे हो? हम लगभग तुम्हारे घर पहुंच ही गए हैं। वेईसू की हंसी उसके कानों तक पहुंची। सुयू ने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखों में खुशी और प्रत्याशा भरी नजरों को देखा। उसे अंदर से गर्माहट महसूस हुई। शुरुआती तनाव अचानक से गायब हो गया। उसने आगे देखने के लिए अपना सिर उठाया तो देखा कि कार एक छोटी सी गली में मुड़ गई है और एक आंगन के बाहर एक बड़े पेड़ के पास रुक गई है। अस्पताल के गेट के बाहर कई महंगी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। सौभाग्य से मैं आज जल्दी आ गया। पिछले साल तुम देर से आए थे और पार्किंग की जगह भी नहीं थी। वेईसू को अच्छा लगा कि उसे पार्किंग के लिए अच्छी जगह मिल गई। वह सुयू के लिए कार का दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकला, फिर घर के बड़ों के लिए सुयू के उपहार लेने के लिए पीछे की सीट पर गया। उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि सुयू ने काफी सारे उपहार खरीदे थे।
जो सभी बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्यवर्धक चीजें थीं। वेई सू की मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई और उसने सुयू का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। चलो, अंदर चलते हैं। आंगन में प्रवेश करते हुए सुयू ने देखा कि कुछ बच्चे आंगन में हंस रहे थे और एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, और कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं भी असामान्य कपड़े पहने हुए एक पेड़ की छाया में बैठे चाय पी रहे थे और महाजोंग खेल रहे थे। उनमें वेई सू की माँ भी थी। आंगन बेहद चहल पहल भरा था। एप्रन पहने एक दो महिलाएं आंगन में बर्तनों की ट्रे आगे पीछे ले जा रही थी। दृश्य बहुत जल्दी जल्दी में था। छोटी सू वापस आ गई है। 60 साल की एक मोटी महिला ने महाजोंग टेबल से अपना सिर उठाया, वेई चू को देखा और जल्दी से श्रीमती वेई को अपनी कोहनी से अपने पास धकेल दिया। दूसरी चाची, आपकी जियाओ चू वापस आ गई है। फिर सुयू, जो वेई चू के बगल में खड़ी थी, ने देखा कि आंगन में सभी लोगों की निगाहें उन पर थीं, जिससे उसका दबाव तुरंत बढ़ गया। सुयू यहाँ है। श्रीमती वेई ने दो लोगों को देखा। वेई सू से एक शब्द भी कहे बिना वह सीधे उनके पास गई। वेई सू को एक तरफ धकेल दिया, मुस्कुराई और सुयू की ओर बढ़ी। उत्साह से पूछा, हमने कुछ महीनों से एक दूसरे को नहीं देखा है। आप इतने पतले क्यों दिख रहे हैं? जियो सू ने आपकी अच्छी देखभाल नहीं की, है ना? क्या आपने यहाँ आने से पहले नाश्ता किया था? क्या तुम्हें प्यास लगी है? क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? आंटी, मैं ठीक हूँ। वेई सू ने रास्ते में मेरा बहुत ख्याल रखा। सुयू श्रीमती वेई के उत्साह से इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, अपने चेहरे पर असहजता को छिपाते हुए। माँ, आपके बेटे को आप यहाँ छोड़ गई थी। यह देखकर वेई सू के पास स्थिति को बचाने के लिए बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन श्रीमती वेई इस चाल से मूर्ख नहीं बनी। उन्होंने वेई सू की ओर देखा, जहां चाहो जाओ। इसलिए वेई सू ने ढेर सारी चीजें उठाईं और अपनी प्रेमिका को उसकी बूढ़ी माँ द्वारा उत्साहपूर्वक पूछे जा रहे सवालों को देखते हुए वह हंसते हुए किनारे खड़ा हो गया। उसने उसे लगभग अपनी बेटी की तरह माना। क्या यह जियाओ सू की प्रेमिका है? वेई सू के सबसे बड़े चाचा की पत्नी भी करीब आ गई। उसे कुछ बार ऊपर से नीचे तक देखा। कितनी आकर्षक लड़की है, लेकिन वह थोड़ी जानी पहचानी लगती है। श्रीमती वेई मुस्कुराई और बोली, क्या तुम भूल गईं? पिछली बार जियाओ याओ की शादी में जियाओ यू भी आई थी। हाँ हाँ, अब मुझे याद आ गया। चाचा भी हंसे और टोन हाक के सामने चले गए। साथ में श्रीमती गोई ने। उन्होंने विनम्रतापूर्वक टोन हाक से पूछा। कुछ देर बाद वेई सू की 7वीं और 8वीं मौसियों ने सुयू को एक तरफ खींच लिया। श्रीमती वेई ने खुशी खुशी उसे बताया कि यह कौन सी मौसी है, वह कौन सी मौसी है, इस परिवार का बच्चा कौन है, उस परिवार का बच्चा कौन है। अपने बेटे के बारे में पूरी तरह से भूल गई, जो अपने पीछे उपहार पकड़े हुए था। माँ, ये सब जियाओ यू ने माँ और पिताजी और दादाजी के लिए खरीदे हैं। मैं इन्हें आपके कमरे में रख दूंगी। वेई सू ने आह भरी और उसके पास अपनी किस्मत को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि जियाओ यू ने इसे खरीदा है। आपके छोटे लड़के को कैसे पता चलेगा कि क्या खरीदना है? अगर वह खाना बनाना सीखने के लिए वापस नहीं आया, तो वह स्नैक्स बनाना सीखने के लिए वापस आएगा। श्रीमती वेई ने अपना हाथ हिलाया, जिसका मतलब था कि आपको जल्दी से चले जाना चाहिए। सुयू ने यह सुना और आश्चर्य से वेई चू को देखा, लेकिन उसने केवल उसे चुपचाप अपनी नाक को छूते और जाते हुए देखा। सुयू को वेई चू को घूरते हुए देखकर श्रीमती वेई ने कहा, इस बच्चे को बचपन से ही ये सब करना पसंद नहीं था। आम तौर पर जब वह बाहर खा सकता है, तो वह हमेशा बाहर ही खाता है। 2 साल पहले
मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा था। उसने अचानक कहा कि वह मसालेदार सिचुआन भोजन बनाना सीखना चाहता है और लगभग आधी रसोई जला दी। मुझे लगा कि वह स्नातक करने के बाद शेफ बनेगा, लेकिन उसने कुछ समय बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। उसके निराश चेहरे को देखकर मुझे और उसके पिता को बुरा लगा। 2 साल पहले सुयू ने याद किया कि उस समय यह ठीक वही समय था जब उसने और ट्रांग वे ने डेट करना शुरू किया था। उसके दिल में कुछ मीठा और खट्टा था। यह वास्तव में एक अवर्णनीय एहसास था। क्या तुमने टीयू सो द्वारा बनाया गया खाना खाया है? सुयू के चेहरे पर आए बदलाव को देखकर श्रीमती वेई ने अंदाजा लगाया कि उसने वेई सु द्वारा बनाया गया खाना खाया है। इसका स्वाद कैसा है? यह बहुत स्वादिष्ट है। सुयू को मानना पड़ा कि वेई सु की खाना पकाने की कला बहुत अच्छी थी। अभी के लिए इतना ही। श्रीमती वेई अपने बेटे को उजागर करने में बहुत रुचि रखती थी। आधे साल पहले मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन उसने सिचुआन भोजन पकाना सीखना शुरू कर दिया। बिना कुछ कहे वह सीखना चाहता था कि अचार वाले चिकन पैर कैसे बनाए जाते हैं। उसने 10 किलो से अधिक चिकन पैर बर्बाद कर दिए। मुझे नहीं पता कि उसका उत्साह कहाँ से आया। न केवल वह सीखना चाहती थी कि सिचुआन को अपनी दादी से कैसे खाना बनाना है, वह एक सिचुआन रेस्तरां में भी गई और शेफ को उसे सिखाने के लिए कहा। कल्पना की गई, लेकिन अब वह जानती थी कि जब वह अभी भी कुछ भी नहीं जानती थी, तो वेई सु ने उसके लिए कई काम किए थे जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकती थी। हुड, जब वह 2 साल का था, तब उसे बिस्तर को गीला करने से भी नहीं बख्श रहा था, जिससे सुयू हंसना चाहता था, लेकिन हंसने की हिम्मत नहीं हुई। हंसते हंसते उसका चेहरा लाल हो गया। माँ, आप लोग टियो नाक के साथ क्या बात कर रहे हैं? वेई सु ने महिलाओं और लड़कियों के एक समूह के बीच आकर कहा। हम उस कहानी के बारे में बात कर रहे थे जब मैं छोटी थी और एक कुत्ते ने मेरा पीछा किया था। सबसे बड़े चाचा ने सुयू के हाथ में सेब का एक टुकड़ा थमा दिया। हर कोई सिर्फ जियाओ यू को तुम्हारे बारे में ज्यादा से ज्यादा समझाना चाहता है। सुयू को अपनी हंसी रोकते हुए देखकर जब तक उसका चेहरा लाल नहीं हो गया, वेई सु थोड़ा असहाय महसूस कर रही थी। तो मैं वाकई सभी को धन्यवाद देती हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पिछली सारी मूर्खतापूर्ण कहानियां सुयू को सुनाई जा चुकी थी। जियाओ सु, चूंकि जियाओ यू यहाँ है, तो उसे इधर उधर घुमाओ। श्रीमती वेई मुस्कुराई और बोली, आसपास का दृश्य भी बुरा नहीं है। श्रीमती वेई प्रगतिशील थी और युवा लोगों के साथ बिताए जाने वाले समय को बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचती थी। अन्य वयस्कों ने कोई आपत्ति नहीं की और साथ मिलकर उन्होंने सुयू और वेई सु को आंगन से बाहर खदेड़ दिया। मैंने सुना है कि पहले तुम्हारा खाना पकाने का कौशल बहुत खराब था, है न? सुयू वेई सु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। उस पर पड़ रही गर्म धूप उसे बेहद सहज महसूस करा रही थी। मैं तब भी छोटी थी। मेरे पास सीखने का समय नहीं था। वेई सु ने मुस्कुराते हुए सुयू का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे मूर्खतापूर्ण अतीत के बारे में बताया? नहीं। सुयू ने अपना सिर हिलाया। यह बहुत दिलचस्प है। एक प्राचीन सुगंध से भरी छोटी सी गली में चलते हुए, कभी-कभी बच्चों को हंसते और खेलते हुए देखकर, सुयू ने चारों ओर देखा। जब तुम छोटे थे, तो तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत सारे दोस्त रहे होंगे, है ना? बेशक, तुम इस मोहल्ले के बच्चों के बड़े भाई हुआ करते थे। वेई सु ने अपने बचपन की कुछ रोचक कहानियां सुनाईं। जब वे गली के अंत में पहुंचे, तो उसने अचानक कहा, मेरे पिछले जन्म में तुम वहां नहीं थे। मुझे उम्मीद है कि मेरे भविष्य के जीवन में तुम हर एक चीज में शामिल होगे। बीप। छोटी गली में कार के हॉर्न की आवाज बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दी। सुयू ने वेई सु को देखने के लिए अपना सिर उठाया। काफी देर बाद
वह मुस्कुराई। तो यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। जीवन भर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहना वास्तव में एक अच्छी बात लगती थी। अध्याय 55। वयस्क बहुत संतुष्ट हैं। हर गली मोहल्ले में जाने का नतीजा यह हुआ कि वेईसु को जानने वाले कुछ लोग उससे बात करने आए और सुविधाजनक ढंग से कुछ सवाल पूछने लगे। अरे, क्या यह आपकी गर्लफ्रेंड है? फिर उसने अपनी आंखों से सुयू को ऊपर से नीचे तक देखा। जब वेईसु सुयू को घर ले आया तो सुयू ने पुष्टि की कि एक दिन से भी कम समय में इस गली में रहने वाले सभी लोगों को पता चल जाएगा कि वेईसु की एक गर्लफ्रेंड है। ये पड़ोसी वाकई उत्साही है। आजकल मानवीय संवेदनाएं लुप्त होती जा रही हैं। आज ऐसे उत्साही लोगों से मिलकर सुयू को अचानक थोड़ा असहज महसूस हुआ। उनमें से ज्यादातर ने पहले युद्ध में भाग लिया था। पहले इस गली को मुख्यालय की गली कहा जाता था। अब मेरे दादाजी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन हर साल उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत से लोग आते हैं। इस साल वे 80वें हैं। पिछले सालों की तुलना में ज्यादा मेहमान आए होंगे। सुयू ने अपना सिर हिलाया। अच्छे दिखने वाले, स्मार्ट और दूसरी पीढ़ी के अधिकारी। कोई आश्चर्य नहीं कि पुरुष छात्र उनका जिक्र करते समय अपने दांत पीसते हैं। इतना अच्छा आदमी अब मेरा है, तुम्हें गर्व होना चाहिए। वेईसु हंसा और उसके करीब झुक गया। क्या तुम इससे ज्यादा बेशर्म हो सकती हो? सुयू ने उसे घृणा से एक तरफ धकेल दिया, खुद को दोषी मानते हुए कि वह पहले यह नहीं पहचान पाई थी कि यह आदमी किस तरह का व्यक्ति था। जब वे घर पहुंचे तो घर पहले से ही शोर और बातचीत से भरा हुआ था। बहुत खुश था। इससे पहले कि सुयू खुद को संभाल पाती, उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। छोटी यूयू। वेईयाओ मैग्नोलिया के पेड़ के नीचे खड़ी थी और जोर जोर से सुयू की ओर हाथ हिला रही थी। उसका पति तनाव भरे भाव से उसके पेट को देख रहा था। सुयू ने पाया कि उसका पेट पहले से ही गोल होकर एक गेंद जैसा हो गया था। क्या वह लड़की पहले से ही एक बच्चे की माँ थी? कोई आश्चर्य नहीं कि वह हाल ही में मंच पर ज्यादा नहीं दिखी। ऐसा लगता है कि वह बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में सोच रही है। अरे बेटी, जब तुम गर्भवती हो तो इतना मत घूमो। वेईयाओ की भयंकर हरकतों को देखकर सुयू बुरी तरह डर गया और उसकी ओर कुछ कदम बढ़ा। कितने महीने हो गए हैं? ट्यू के पेट को देखकर लगा कि वह पहले से ही बड़ा था, शायद 4 या 5 महीने का। 4 महीने से ज्यादा पुराना, अभी आकार ले रहा है। वेईयाओ दिल खोलकर हंस पड़ी, लेकिन सुयू को वेई परिवार के घर में आते देख वह अभी भी थोड़ा हैरान और उत्सुक थी। उसने चारों ओर देखा। तुम मेरे एक चचेरे भाई के साथ यहाँ आए हो? सुयू ने वेईयाओ की आंखों में उत्साह और जिज्ञासा देखी और वह खांसने लगी। हम भविष्य में एक परिवार होंगे। यह वास्तव में भाग्य है। वेईयाओ ने आह भरी, सुयू का हाथ खींचा और उसके बगल की मेज पर बैठ गई। उसका पति उसके बगल में चाय और पानी परोस रहा था। वह और सुयू एक ही समय में ऑनलाइन लेखक थे। दोनों ने एक ही समय में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, अक्सर मंच पर बातचीत की, चैट की, धीरे धीरे परिचित हुए। अंत में ऑनलाइन अच्छे दोस्त बन गए। अब वास्तविक जीवन में विकसित हुए। मदद नहीं कर सकते, लेकिन अद्भुत भाग्य के एक शब्द को आहें भर सकते हैं। वेईयाओ ने लंबे समय तक बड़बड़ाया। अचानक महत्वपूर्ण प्रश्न याद आया। यह सही है, मेरे परिवार में आपका प्रेमी कौन है, या वह गलत थी? क्या सुयू किसी मेहमान की गर्लफ्रेंड हो सकती है? क्या गर्भवती महिलाएं ज्यादा बात करती हैं? सुयू ने जल्दी से खांसते हुए कहा, हाँ, यह तुम्हारा चचेरा भाई है। मेरे 3 चचेरे भाई हैं। जिस व्यक्ति के बारे में तुम बात कर रहे हो वह है ज्योयू। क्या तुम्हें भूख लगी है? मेहमान अभी तक नहीं आए हैं। पार्टी शुरू होने में अभी कुछ समय लगेगा। क्यों न तुम पहले कुछ नाश्ता कर लो?
वेईसु ने पीछे से सुयू को नमकीन भुनी हुई मूंगफली का एक थैला दिया। सुविधाजनक ढंग से सुयू के बगल में बैठ गया और अपने चचेरे भाई और बहनोई की ओर देखकर मुस्कुराया। आप इतनी खुशी से किस बारे में बात कर रहे हैं? भाई, वेई याओ ने अपने सबसे सम्मानित चचेरे भाई की ओर देखा, फिर सुयू की ओर देखा। कुछ पल के लिए अवाक रह गई। वह अभी भी सोच रही थी कि उसके 3 चचेरे भाइयों में से जो सुयू का प्रेमी बनने की सबसे कम संभावना वाला था, वह यही था। क्योंकि सुयू का व्यक्तित्व बहुत मजबूत था और उसका यह चचेरा भाई भी बहुत निर्णायक व्यक्ति था, वह निश्चित रूप से सुयू के व्यक्तित्व वाली लड़की को पसंद नहीं करेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वास्तविकता और कल्पना पूरी तरह से अलग थी। हाँ, वेईचू ने मुस्कुराते हुए वेई याओ के सिर पर थपथपाया। सुयू को नहीं पता था कि वह कुछ देख रही थी या नहीं, लेकिन उसने महसूस किया कि एक पल में वेई याओ बहुत अधिक आज्ञाकारी बन गया। उसके बाद वेई याओ ने आज्ञाकारी रूप से अपने चचेरे भाई को सुयू के लिए भुनी हुई मूंगफली छीलने में अपना सिर छिपाते हुए देखा और सुयू की अभिव्यक्ति भी बहुत शांत थी। उसने अपना मुंह चौड़ा किया, यह महसूस करते हुए कि उसकी भाषा में हाल ही में बहुत कमी आई है। वेईचू ने अपनी कलाई पर घड़ी देखी, भुनी हुई मूंगफली नीचे रख दी। जियोयू, तुम्हारे दादाजी अब तैयार हो जाने चाहिए, वे मेहमानों से मिलने जा रहे हैं। मैं तुम्हें पहले उनका अभिवादन करने के लिए ले जाऊंगा। एक क्लिक के साथ सुयू ने मूंगफली को टुकड़ों में चबाया। उसके दिल में बेचैनी महसूस हुई। क्या हमें वास्तव में जाना है? जाओ, जाओ, दादाजी बहुत दयालु हैं। वेई याओ ने उसके बगल में सिर हिलाया जैसे मुर्गी चावल चौंच मार रही हो। उसे विदा करने के लिए सिर्फ रुमाल लहराने की जरूरत थी। सुयू ने घबराहट में वेईसू का पीछा किया। किसी वयस्क से मिलना, आगे बढ़ना एक कट था, पीछे मुड़ना भी एक कट था। यह कुछ ऐसा था जो जल्दी या बाद में करना ही था। पूरा प्रांगण पारंपरिक शैली में सजाया गया था, लेकिन यह लोगों को पुराने जमाने या समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का एहसास नहीं कराता था, बल्कि गंभीरता और गहराई का एहसास कराता था। अंदर जाने पर सुयू को लगा कि वे परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। एक आंगन और 2 दरवाजों से गुजरते हुए एक छोटे से आंगन में प्रवेश करते हुए सुयू ने बात करते हुए आवाजें सुनी। दादाजी, सबसे बड़े चाचा, पिता, तीसरे चाचा। वेईसू दरवाजे के बाहर खड़ी थी और सभी का अभिवादन कर रही थी। सुयू ने अचानक कमरे के अंदर से एक बूढ़ी लेकिन जीवंत आवाज सुनी, जियाओ सू वापस आ गई है न? जल्दी से अंदर आओ। वेईसू ने मुड़कर सुयू को देखा और मुस्कुराया। उसके पसीने से तर हाथ को पकड़कर कमरे में चली गई। टोन हाक ने बीच वाले सोफे पर चांदी के बाल वाले एक बूढ़े आदमी को देखा। उसके बगल में 60 साल के आसपास के 3 आदमी थे। नमस्ते दादाजी, नमस्ते चाचा। सुयू ने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल का तनाव गायब नहीं हो सका। दादाजी, यह मेरी प्रेमिका सुयू है। वेईसू ने सुयू को सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के करीब खींचा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए उसे वापस लाऊंगा। दादाजी, वेईसू ने मुस्कुराया और सुयू को देखा। उनकी अभिव्यक्ति कोमल थी। क्या विनम्र लड़की है। जियाओ सू, तुम्हें अपने दोस्त का अच्छा ख्याल रखना चाहिए। अपनी प्रेमिका को बैठने के लिए कहो। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? वेईसू एक तरफ बैठ गई। सुयू भी उसके बगल में ठीक से बैठ गई। वेईसू के साथ वह एक नई बहू की तरह थी। घबराओ मत, घबराओ मत। बूढ़ा वेई हंसा और अपने बगल में बैठे वेईसू के पिता की ओर देखा। दूसरे बेटे, तुम्हारा शियाओ सू कोई गर्लफ्रेंड घर नहीं लाया, लेकिन जैसे ही वह उसे घर लाया, वह इतनी अच्छी लड़की वापस लाया। बहुत अच्छी। सुयू ने यह सुना, उसका चेहरा लाल होने लगा। पिताजी,
श्री वेई ने देखा कि सुयू का चेहरा लाल हो गया है। उन्हें पता था कि उनकी बेटी शर्मिंदा है, इसलिए उन्हें कहना पड़ा, सुयू, चिंता मत करो, ऐसा इसलिए है क्योंकि दादाजी तुम्हें पसंद करते हैं। मुझे चिंता नहीं है। हाँ हाँ, सुयू ने सूखी हंसी हंस दी। बूढ़े व्यक्ति की दोस्ताना हंसी की वजह से उसके दिल में तनाव बहुत कम हो गया। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद वेई सू के दादा ने कहा, तुम युवा लोग बाहर जाकर खेलो, मुझे भी कुछ पुराने दोस्तों से मिलने जाना है। यह कहने के बाद बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाकर दोनों बच्चों को बाहर जाने दिया। ओह! नाहक को लगा कि उसे राहत की सांस लेनी चाहिए। बहुत तनावपूर्ण? वेई सू ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब मैं भविष्य में आपके परिवार से मिलूंगी, तो मैं भी निश्चित रूप से बहुत नर्वस हो जाऊंगी। बस इसे आजमाएं और आपको पता चल जाएगा। सुयू ने केवल एक नज़र से जवाब दिया और अपने दिल में सोचने लगी, जब वेई सू को अपने परिवार से मिलने के लिए ले जाया जाए, तो क्या उसे इतने सारे लोगों के साथ एक दिन चुनना चाहिए? बेशक, इस विचार ने पहले ही सीधे इस कदम को छोड़ दिया था कि वेई सू को उसके परिवार से मिलवाया जाए या नहीं। दोपहर के भोजन की पार्टी भी बेहद जीवंत थी। सुयू ने सुना कि वेई सू इस व्यक्ति को अपनी तीसरी चाची के रूप में, उस व्यक्ति को अपने मामा के छोटे भाई के रूप में, उस व्यक्ति को अपने भतीजे के रूप में पेश कर रही थी। उत्साह अवर्णनीय था। इस दौरान वेई सू ने उसे इस विभाग प्रमुख, उस ब्यूरो प्रमुख, इस स्टेशन प्रमुख इत्यादि से भी मिलवाया। सुयू ने चुपचाप इन विभाग प्रमुखों को वेई सू के साथ बहुत विनम्रता से पेश आते देखा और अपने दिल में वह एक और निष्कर्ष पर पहुंची, वेई परिवार की शक्ति वास्तव में कम नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वी सू ने बिना किसी की मदद के कम उम्र में ही कंपनी खोल ली। योग्यता और समर्थन वास्तव में दुनिया में सबसे बढ़िया संयोजन है। रात के खाने के बाद सुयू और वी सू को जाने से पहले रात भर रुकना था, इसलिए दोपहर में उसके पास वी याओ के साथ बातचीत करने के लिए बहुत समय था और वी सू और उसके माता पिता के पास मेहमानों को विदा करने का भी समय था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम और मेरा भाई सू एक जोड़े बन जाओगे। वेई याओ ने सूरजमुखी के बीजों को चबाया और आह भरी। मुझे याद है कि पहले कई लड़कियां उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन भाई सो ने कभी जवाब नहीं दिया। विश्वविद्यालय जाने के बाद वह कभी भी किसी गर्लफ्रेंड को घर नहीं लाया। जब उसने स्नातक किया तो मेरे दूसरे चाचा हर दिन उसकी गर्लफ्रेंड को घर लाने के लिए उत्सुक रहते थे। सुयू ने कुछ नहीं कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि श्रीमती वेई चिंतित थी कि वेई सो जैसे हीरे जैसे आदमी को कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाएगी? जब मेरी शादी हुई तो मुझे वास्तव में नहीं लगा कि तुम्हारे और मेरे चचेरे भाई के बीच कुछ चल रहा है। मुझे लगा कि तुम दोनों सिर्फ शुद्ध सहपाठी हो। अब पीछे मुड़कर सोचने पर वेई याओ को लगा कि वह बहुत भोली थी। उसने सुयू को देखा और गंभीरता से कहा, ज्यो यू, हालांकि वह सुंदर और अमीर है, वह एक बहुत ही पारंपरिक आदमी है। अगर तुम दोनों वास्तव में एक साथ हो जाओ तो तुम निश्चित रूप से बहुत खुश होगे। सुयू का हाथ जो तरबूज के बीज छील रहा था, एक पल के लिए रुक गया। धन्यवाद। ऐसा मत सोचो कि मैं अपने चचेरे भाई के बारे में अच्छी तरह से बोल रहा हूँ। वह वास्तव में एक अच्छा आदमी है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि किस तरह की लड़की उसके लायक होगी, लेकिन तुम्हें और उसे एक साथ देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम दोनों इससे अधिक संगत नहीं हो सकते। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, सुयू ने शांति से कहा। तुम्हें नहीं पता कि जब मैं उसके साथ होती हूँ तो कितने लोग दुखी होते हैं। उन लड़कियों का दुखी होना उनका अपना मामला है। आखिरकार जिसने मेरे चचेरे भाई के दिल को झकझोरा वह तुम ही थी। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम ऐसी लड़कियों से मिलते हो
तो बेहतर है कि उनकी तरफ न देखो। वेई याओ ने सुयू का हाथ थाम लिया। हम दोस्त हैं। बेशक मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छी तरह से रहोगी। एक पल की चुप्पी के बाद सुयू मुस्कुराई। धन्यवाद। यह धन्यवाद बहुत ईमानदारी से दिया गया था। वेई सू वापस आंगन में आया और उसने देखा कि सुयू और वेई याओ खुशी से बातें कर रहे थे। वह रुक गया और दूसरी दिशा में जाने के लिए मुड़ा, बस समय रहते मिस्टर वेई से मिलने के लिए। वह लड़की बुरी लड़की नहीं है। क्या तुम गंभीर हो? बेशक मैं गंभीर हूँ। मैं उसे कई सालों से पसंद करता हूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। श्री वेई ने संतोष में सिर हिलाया। वह एकमत थे। यह बच्चा वास्तव में उनका बेटा था। श्री वेई, जो अपनी पत्नी के सख्त नियंत्रण में थे, ऐसा सोचते थे। अध्याय 56। वेई चू की सज्जनता। रात में सभी के उत्साह के तहत सुयू को चावल के 2 पूरे कटोरे खाने के लिए मजबूर किया गया था और वह इतनी भरी हुई थी कि वह आधी रात के बाद ही सो सकी। अगली सुबह सुयू बहुत जल्दी जाग गई। आंगन में बहुत सारे फूल और घास थे और हवा ताज़ा थी। उसने अपना चेहरा धोने से पहले कुछ गहरी सांस ली। नाश्ते के बाद उसने कुछ देर बड़ों के साथ बातचीत की। फिर वेई चू और सुयू ने लौटने की तैयारी की। वेई चू की मां ने उन्हें जाने देने से पहले वेई चू की कार में बहुत सारा खाना भर दिया। चाचा और चाची वास्तव में अच्छे हैं। सुयू कार में बैठी। उसे याद आया कि जिस दिन उन्होंने साथ में बिताया वह दिन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजेदार था, जिससे उसे राहत महसूस हुई। अब नर्वस नहीं हो। वेई सू ने गाड़ी चलाई। ध्यान से सड़क पर देखते हुए उसने पूछा, मैंने तुमसे कहा था कि चिंता मत करो। मेरी माँ ने भी तुमसे कहा था कि अगली बार इतनी सारी चीजें मत खरीदना। सुयू ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराई। कुछ भी नहीं कहा। नहीं, उसने वेई सू की बातों का खंडन किया। वेई सू ने उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया, स्पष्ट रूप से मुस्कुरा रहा था। परिवार में वयस्कों से मिलने के बाद वेई सू और सू के रिश्ते ने एक नया कदम आगे बढ़ाया। ऐसे सप्ताहांत थे जब सुयू वेई सू के विला में खाने के लिए आने की पहल करती थी। वे दोनों एक साथ खाना बनाते थे। यह बहुत अच्छा लगता था। शाम को वे दोनों टहलने निकल जाते थे। दिन में वे कभी कभी शहर में कुछ जगहों पर घूमते थे। वे जगहें जो उन्हें पहले कभी नहीं पता थी, अब ज्यादा जानी पहचानी लगने लगी थी। साथ में बिताए कम समय की वजह से दूरियां धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वे दोनों साथ थे, पहले प्यार के उत्साह के बिना, एक दूसरे को चुनौती दिए बिना, एक जोड़े की तरह जो कई सालों से साथ रहे हों। हर हरकत में समझ साफ झलक रही थी। मौसम ठंडा होने लगा था। सुयू ने शुरू में योजना बनाई थी कि गो किंग घर लौट आएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी मां ने घोषणा की कि वह उन दिनों समूह के साथ हांगकांग की यात्रा करेगी। इसलिए उसे अपनी योजना रद्द करनी पड़ी। घर पर रहने और अगले उपन्यास की रूपरेखा तैयार करने की तैयारी करनी पड़ी। कुछ रॉयल्टी कमाना भी अच्छा था। राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी से एक दिन पहले कंपनी ने एक पार्टी का निमंत्रण दिया। सुयू और उसके सहकर्मियों का समूह कंपनी में भोजन करके खुश था। जब वे रेस्तरां से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि बारिश हो रही थी। यह पहले से ही अक्टूबर था। मौसम ठंडा हो रहा था और जब बारिश होती थी तो यह और भी ठंडा हो जाता था। जब सुयू बाहर गई तो उसने केवल एक ड्रेस पहनी हुई थी। अब वह दरवाजे पर खड़ी थी। हवा बह रही थी और उसने अपनी त्वचा को महसूस किया। पूरे शरीर में चिकनेपन की समस्या होने लगी। इस समय टैक्सी बुलाना बहुत मुश्किल था। कुछ पुरुष सहकर्मी हिम्मत करके बस स्टॉप पर बस का इंतजार करने के लिए दौड़े। महिला सहकर्मी ज्यादा परेशान करने वाली थी। पूरा समूह दुकान के दरवाजे के सामने खड़ा झिझक रहा था, अपने रिश्तेदारों को फोन करके उन्हें लेने के लिए बुला रहा था। जिनके पति थे वे पति कहलाते थे।
जिनके बॉयफ्रेंड थे वे बॉयफ्रेंड कहलाते थे, जिनके न पति थे न बॉयफ्रेंड वे दोस्त कहलाते थे। सुयू ने गंभीरता से सोचा कि उसे वेई सू को फोन करना चाहिए या नहीं। वह एक पूरी कंपनी का जनरल मैनेजर था। उसे नहीं पता था कि उसे अभी कुछ काम है या नहीं। जब सुयू अभी भी हिचकिचा रही थी, तो उसके बैग में रखा फोन बज उठा। उसने उसे निकाला और देखा। यह वेई सू था। बारिश हो रही है। क्या आपकी पार्टी खत्म हो गई है? मैं लगभग रेस्तरां पहुंच चुका हूं। यह खत्म हो गई है। सुयुए ने उत्सुक भीड़ को देखकर मुस्कुराई। इस तरह की मानसिक शांति का वर्णन करना कठिन था, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। सुयुए, आपके परिवार का वह व्यक्ति यहाँ है। उसके बगल में बैठे सहकर्मी ने सुयू की बाह पर हाथ रखा और कुछ ही दूरी पर कार से उतर रहे युवक की ओर इशारा किया। अंधेरे में नीली छतरी बाहर खड़ी थी। कई महिला सहकर्मी जोर जोर से हंसने लगी। वेई चू के करीब आने का इंतजार कर रही थी। वे भी चतुराई से मस्ती में शामिल होने के लिए करीब नहीं आईं। सुयू ने वेई चू की छतरी में कदम रखा और कई सहकर्मियों से कहा, क्या हम आप लोगों को घर छोड़ दें? कई सहकर्मियों ने एक साथ हाथ हिलाया। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। हमारे पास आपको लेने के लिए कोई है। आप दोनों को जल्दी से वापस जाना चाहिए। वे इस समय प्रकाश बल्ब की तरह काम करने के लिए बहुत अनुचित थे। वेई सू ने अपने हाथ में जैकेट सुयू को दी, उसे पहनने के लिए कहा, फिर अपना सिर उठाया और अपने सहयोगियों से कहा, सब लोग इतने विनम्र मत बनो। बाद में और भी तेज बारिश हो सकती है। चलो साथ चलते हैं। कोई जरूरत नहीं, वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। सभी ने एक स्वर में हाथ हिलाया। सुयू अब जिद्दी नहीं रही, मुड़ी और वेई सू के पीछे कार में बैठ गई। कार स्टार्ट हुई। विंडशील्ड वाइपर लगातार खिड़कियों पर गिर रही बारिश की बूंदों को बाहर निकाल रहे थे। बारिश की धीमी आवाज ने सुयू को एक बहुत ही खास एहसास दिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें आज रात कुछ करना है? तो न्हाक ने मुस्कुराते हुए पूछा। काम खत्म करने के बाद मैंने देखा कि बारिश हो रही थी और रात का तापमान थोड़ा ठंडा था, इसलिए मैंने आपके लिए एक जैकेट ले आया। वेई सू ने सुयू के शरीर पर कोट को देखा। इस तरह के मौसम में सर्दी लगना आसान है, आपको सावधान रहना होगा। वेई सू ने सुयू को घर लाया और आराम से सुयू के कमरे में जाकर बैठ गया। क्या कल की कोई योजना है? सुयू ने एक पल के लिए सोचा। नहीं, मैंने मूल रूप से अपने गृहनगर वापस जाने की योजना बनाई थी, लेकिन मेरी माँ हांगकांग चली गई। तो अगले कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जाओ, वेई सू ने चिंतित होकर कहा। इन दिनों आप फिर से कंप्यूटर पर उपन्यास लिखने में व्यस्त हो गए होंगे, समय पर खाना खाना भूल गए होंगे, जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। सुयुए हैरान रह गई। उसे वेई सू की बुकशेल्फ पर अपने उपन्यासों की एक श्रृंखला याद आ गई। तुम्हें पता है कि मैं उपन्यास लिख रही हूँ? उसका अनुमान सही साबित हुआ। यह एहसास अजीब था। खांसी। वेई सू ने जल्दी से खांसते हुए देखा कि सुयू के चेहरे पर गुस्से के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। उसने स्पष्टीकरण मांगा। जब आप ऑटोग्राफ साइनिंग इवेंट में गए थे, तो मेरे एक दोस्त ने आपको देखा और मुझे बताया। आपका दोस्त मुझे जानता है। सुयू इत्मीनान से सोफे पर बैठ गई, धीरे से कहा, यह वास्तव में भाग्य है। वेई चू खांसता रहा। वह बेशर्मी से सुयू को कैसे बता सकता था? उसने उसकी तस्वीर अपने बटुए में रख ली। उसके दोस्त ने इसे कुछ बार देखा, इसलिए उस दिन उसने अपने फोन का इस्तेमाल सुयू की तस्वीर लेने के लिए किया। उसे एक संदेश भेजा जिसमें पूछा गया कि यह वह थी या नहीं। इस बारे में बात करते हुए, यह संयोगों की एक श्रृंखला थी जिसे वह समझाना नहीं जानता था। वेई चू ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरा दोस्त तुम्हें जानता है। तुम्हारा उपनाम जानने के बाद उसने मुझे बताया।
सुयू ने उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया में इतने सारे संयोग होंगे। उसने वेईचू को देखा। क्या यह हो सकता है कि वास्तव में उनका भाग्य था? वेईसू को कब वह पसंद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। जब वेईसू ने उसके लिए खाना बनाना सीखा, तो उसे पता नहीं था, लेकिन वेईसू को हमेशा पता था कि वह क्या कर रही है। अंदर से गर्माहट महसूस करते हुए वह खड़ी हुई और कमरे में चली गई। वेईसू ने उसे चिंतित भाव से देखा। क्या तुम नाराज हो? सुयू ने उसकी असहज उपस्थिति को देखा और हंसी। क्या तुमने मुझे अपने घर आने के लिए नहीं कहा था? मैं कुछ कपड़े लेने जा रहा हूँ। क्या मैं अगले कुछ दिनों तक सिर्फ यही एक सेट पहनूंगा? फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वेईसू ने खुशी से मुस्कुराते हुए उत्साह से मदद करना चाहा। यह लड़कियों का कमरा है, पुरुषों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप यहाँ प्रतीक्षा करें। सुयू ने उसे सोफे पर बैठाया और सामान पैक करने के लिए कमरे में वापस आ गई। घर में सारा फर्नीचर बेहतरीन था। उसने पहले सोचा था कि वेईसू बहुत ज्यादा खर्चीला है। एक खाली घर भी इतने अच्छे फर्नीचर से भरा हुआ था। अब उसे पता चल गया था कि यह वेईसू नहीं था जो बहुत ज्यादा खर्चीला था, जो खास तौर पर उसके लिए लगाया गया था। कमरे में सब कुछ अच्छी गुणवत्ता का और आरामदायक है। बिस्तर बड़ा है, कंप्यूटर डेस्क, छोटे पर्दे, कुर्सियां, हर जगह कमरे के मालिक की चिंता दिख रही थी। जब उसने सब कुछ पैक करके नीचे जाने का फैसला किया, तो बारिश पहले से ही तेज हो गई थी। सुयू ने बहुत देर तक बारिश को देखा और फिर बुदबुदाया, सौभाग्य से मुझे कल काम पर नहीं जाना है। इस तरह का मौसम कंबल के नीचे सोने के लिए सबसे अच्छा है। वेईसू ने उसके लिए छाता पकड़ा और उसे कार में बैठने दिया। ठीक है, अगर तुम भविष्य में मुझसे शादी करोगी, तो अगर तुम चाहो तो हर दिन सो सकती हो जब तक तुम ऊब न जाओ। मुझसे शादी कौन करना चाहता है? सुयू को लगा कि उसके चेहरे का तापमान हवा के तापमान से ज्यादा होने लगा है। उसने अपना सिर झुका लिया, लेकिन वेईसू के चेहरे के भावों को नहीं देख पाई। वेईसू के घर पहुंचकर सुयू ने नहाया, पजामा पहना और जब वह अपने कमरे में लौटी, तो उसने देखा कि बिस्तर पर एक लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ तक कि वाईफाई भी कनेक्ट था। वेईसू दरवाजे के सामने अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था और बोला, ये कंबल और तकिए सभी नए बदले गए हैं। अगर आपको किसी और चीज की जरूरत है, तो बस मुझे बताएं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो नाहक ने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि वेईसू अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुभ रात्रि। फिर उसने एक क्लिक के साथ दरवाजा बंद किया और उसे आराम से लॉक कर दिया। वेईसू ने अपनी नाक को छुआ। मैं वास्तव में एक इंसान हूँ। मुझे इस तरह भेड़िया मत बनाओ। जानवर का दिल और चेहरे पर शब्द लिखे हुए इंसान जैसी कोई चीज नहीं होती। कमरे से एक बहुत ही सौम्य वाक्य आया। वेईचू चुपचाप पलटा और अपने कमरे में वापस चला गया। हालांकि वह कभी कभार उत्तेजित हो जाता था, लेकिन इस मामले में वह एक सज्जन व्यक्ति था। सुयू की हरकतों ने वास्तव में उसका दिल तोड़ दिया। सुयू हेडबोर्ड के सहारे झुकी बैठी थी, वेईचू के नुकसान से अनजान। उसने अपने कंप्यूटर को गले लगाया, अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ खुशी खुशी चैटिंग की, जबकि संपादक के सामने ऑनलाइन न होने का नाटक किया जो उसे एक नया अध्याय लिखने के लिए आग्रह कर रहा था। संपादक ने चाहे जितना भी आग्रह किया हो, उसने नाटक किया कि वह वास्तव में ऑनलाइन नहीं है। वह कई कामों में व्यस्त थी और उसे कुछ भी पता नहीं था। मंच एक अच्छे आदमी की परिभाषा पर चर्चा कर रहा था। संक्षेप में बताने के बाद काफी सारे अनुरोध आए। सुयू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वेईचू उनमें से आधे से ज्यादा लोगों से मिला। इससे उसे लगा कि वह शायद इस आदमी को नहीं रख पाएगी। वह वास्तव में आसमान से एक उपहार था।
आज के समाज में लड़कियां शादी करने से नफरत करती हैं और शादी करना चाहती हैं। इस विरोधाभासी विचार ने ज्यादातर पुरुषों को अयोग्य होने के लिए दोषी ठहराया। विश्वास करो, लेकिन लोगों को जीवन में हमेशा एक दोस्त की जरूरत होती है। सॉन्ग लिटिल टाट को, तुम यहाँ क्यों हो? आज संपादक ने मंच पर कहा कि वह तुम्हें मारना चाहता था। टाट को, वास्तव में आप केवल मेरी आत्मा को देख रहे हैं, मेरा शरीर यहाँ नहीं है। सॉन्ग, क्या आप और अधिक बेशर्म हो सकते हैं? टाट को, ओ, बेशर्मी क्या है? क्या इसे खाया जा सकता है? सॉन्ग, बेशर्मी का उच्चतम स्तर। हर कोई सहमत है। येऊ हुआ खोंग येऊ सैक, क्या सभी को लगता है कि हाल ही में यह लड़की टाट को पिटाई के लिए तरस रही है? सॉन्ग, सहमत। येऊ हुआ खोंग येऊ सैक, इस लड़की के पूरे शरीर से पिटाई की एक तरह की लालसा निकलती है जो केवल उन लड़कियों को होती है जो एक विशेष मूड में होती हैं, जो उसे देखने वाले लोगों को यह इच्छा देती है कि वे उसे लात मार सकते हैं। देखें कि उसके साथ क्या अच्छी चीजें हुईं। प्यार, शादी, पुरस्कार जीतना, पदोन्नति, समय यात्रा, पैसा पाना, सभी प्रकार की परिस्थितियां। सुयू ने अपने हाथ कीबोर्ड पर रखे, एक पल के लिए सोचा और फिर टाइप किया। टाट को, बधाई हो, मैं प्यार में हूं। चाहे वे लड़कियां कितनी भी पागल क्यों न हों। उसने शांति से चैट विंडो बंद कर दी और फोरम ब्राउज करना शुरू कर दिया। वह रहस्य मंच में आना जाना पसंद करती है, जिनमें से कुछ में कुछ अजीब कहानियां होती हैं जो उसे हमेशा हंसाती हैं। कभी कभी विकृत कहानियां होती हैं जो हमेशा उसके जिज्ञासु और खोजी विचारों को उत्तेजित कर सकती हैं। थोड़ी देर खेलने के बाद वेई सू को दरवाजा खटखटाते हुए सुनकर सुयू ने कंप्यूटर को बेडसाइड टेबल पर रख दिया, खड़ी हुई और दरवाजा खोला। वेई सू बाहर खड़ी थी, ताज़ा दूध का प्याला पकड़े हुए। रात को जल्दी सो जाओ, देर तक जागना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दूध पियो, इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। सुयू ने दूध का प्याला लिया। तापमान बिल्कुल सही था, न ठंडा न गर्म। उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज चुके थे। तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। ठीक है, मैं अब सोने जा रही हूँ। क्या हम कल सुबह तले हुए अंडे खा सकते हैं? फ्रिज में ज्यादा खाना नहीं है। चलो कल साथ में सामग्री खरीदते हैं। वेई सू ने सुयू के सिर के ऊपर हाथ फेरा। उसकी हरकत किसी भी चीज से ज्यादा कोमल थी। हाँ, सुयू मुस्कुराई, कप उठाया और दूध का एक घूंट लिया। दरवाजा बंद करने से पहले वेई सू को जाते हुए देखा। बिस्तर पर वापस आकर कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए जो अभी भी चमक रही थी, सुयू ने झुककर कंप्यूटर बंद कर दिया, दूध खत्म किया, फिर बिस्तर पर लेट गई। खिड़की के बाहर बारिश की आवाज सुनते हुए धीरे धीरे सो गई। अध्याय 57, प्रस्ताव। अगले दिन जब सुयू उठी तो वेई सू ने पहले ही नाश्ता बना लिया था। तले हुए अंडे खाते समय सुयू ने सोचा कि वेई सू जैसा प्रेमी होना वास्तव में एक आशीर्वाद है। एक लड़की के रूप में जो स्वादिष्ट भोजन नहीं बना सकती थी, सुयू उदासीन थी। खाने और कपड़े बदलने के बाद सुबह के 10 बज चुके थे। निश्चित रूप से उबने तक सोना बहुत समय लेने वाली बात थी। राष्ट्रीय दिवस के दौरान कई सुपरमार्केट बिक्री गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। बहुत सारे लोग थे। सुयू आगे चल रही थी। वेई सू ने गाड़ी को पीछे धकेला, अलमारियों की एक श्रृंखला से गुजरते हुए। इस तरह के आलू के चिप्स अभी अभी निकले थे। मैंने इसे आजमाने के लिए खरीदा। इस ब्रांड की दूध वाली चाय बहुत स्वादिष्ट है, एक डिब्बा खरीदे। इस ब्रांड का बीफ जर्की बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए उसने एक बैग खरीदा। वेई सू के पीछे पीछे चला गया। कार में गंदे स्नैक्स को देखकर
उसे शक होने लगा कि सुयू आमतौर पर जीवित रहने के लिए ये चीजें खाती है। उनमें से ज्यादातर पौष्टिक नहीं थे और ज्यादा खाना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था। जब वह सब्जी की दुकान पर पहुंची तो सुयू ने इधर उधर देखा। यह नहीं समझ पाई कि कौन सी चीज स्वादिष्ट होगी और अंत में चुपचाप यह कठिन काम वेईसू को सौंप दिया। भोजन चुनने में वेईसू की हरकतें देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। शुद्ध सफेद गोभी, ताजे आलू और सभी तरह की सब्जियां बड़ी मात्रा में खरीदी गई थी। वे सभी समान रूप से ताजी थी और उन्हें गाड़ी में डाल दिया गया था। सुयू को शक था कि वेईसू अगले कुछ दिनों के लिए सारी सामग्री खरीदना चाहती थी। जब वह ताजे मांस वाले सेक्शन में पहुंची तो वेईसू ने बकरी का मांस, सुअर का मांस और चिकन विंग्स खरीदे। अंत में सुयू को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने उलझन में चीजों के ढेर को देखा। तुमने इतना क्यों खरीदा? कुछ दोस्तों को साथ में खाने के लिए बुलाओ, वेईसू ने मुस्कुराते हुए सुयू से कहा। फिर कार में एक और खरगोश का पैर रख दिया। सुयू को थोड़ा संदेह हुआ। उसने वेईसू के दोस्तों से सुना कि उसे दूसरों के लिए खाना बनाने की पहल करना पसंद नहीं था, तो उसने आज दोस्तों को खाने पर क्यों बुलाया? यह वाकई अजीब था। सुयू ने एनोकी मशरूम के एक बैग की ओर इशारा किया और वेईसू की आस्तीन खींची। इसे खरीदो। वेईसू ने नीचे झुककर एक बैग उठाया। तले हुए मशरूम, मछली का सूप या मशरूम सूप? अपना पसंदीदा व्यंजन चुने। सुयू ने देखा कि उसे जो खाना पसंद था वह खरीदा गया था और संतुष्टि के साथ मुस्कुराई। मैं नहीं चुन सकती थी। उनके बगल में खाना खरीद रही कुछ आंटियों ने उनके अंतरंग रूप को देखा और सभी मुस्कुराईं, आहें भरते हुए। ये युवा वास्तव में दृढ़ हैं। जब वे छोटे थे तो उनमें से कितने खाना बनाना जानते थे? उन दोनों ने चुना और चुना। अंत में सभी आवश्यक चीजें खरीदीं। गाड़ी को कैशियर की ओर धकेला। रास्ते में उन्हें सुयू के एक कॉलेज के दोस्त मिले। वह सहपाठी स्पष्ट रूप से वेईसू को भी जानता था। वेईसू के पारिवारिक व्यक्ति की उपस्थिति को देखकर लंबे समय तक वे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। सुयू, आप? मिस्टर वेई, बेचारी प्रेमिका कांप उठी और उसका अभिवादन किया। क्या संयोग है? क्या संयोग है? सुयू ने दूसरे सहपाठी के चेहरे पर भाव देखा और सुविधाजनक रूप से वेईसू की ओर देखा। उसकी आंखें कह रही थीं, आपदा। वेईसू ने एक मासूम नजर से जवाब दिया, फिर विनम्रता से दूसरे सहपाठी से कहा, नमस्ते। दूसरी लड़की हंसी और दोनों को जाते हुए देखा। उनके दूर जाने का इंतजार किया और फिर अपना सेल फोन निकाला और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन किया। पिंग पिंग, क्या तुम जानती हो कि मैंने अभी किसे देखा है? वेई दा शेन और सुयू। मुझे पता है कि यह कोई खबर नहीं है कि वे दोनों डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन वे साथ रहते हैं, साथ रहते हैं। वास्तव में मैंने उन्हें एक साथ किराने की खरीदारी करते देखा है। वेई दा शेन सुयू के साथ बहुत कोमल है। कुछ ही समय बाद विश्वविद्यालय बी के अधिकांश सहपाठियों को पता चल गया कि वेईसू और सुयू के बीच पानी की तरह गहरा, कोमल रिश्ता था। उसके बाद यह कहानी आगे और आगे फैलती गई और अंततः वेईचू अपनी पत्नी से डरने लगा और सुयू हेडोंग का शेर बन गया। चाहे यह अफवाह कितने ही लोगों के बीच से गुजरी हो, पहाड़ों और नदियों के पार, और आखिरकार इस संस्करण में बदल गई हो, लेकिन एक बात पक्की है, वह यह कि मंत्री वेई का सुयू के प्रति मोह अपरिवर्तित है। जब वेईसू और सुयू खाना पकाने की सामग्री घर ले आए, तो दरवाजे के सामने पहले से ही कई परिचित व्यक्ति थे। ये लोग जिनसे सुयू मिली थी, चेन जू, लियांग गुआंग, तांग याओ, काओ यू डोंग। एक मिनट रुकिए। जिस बात ने सुयू को चौंकाया वह यह थी कि चेन यू भी उनमें से एक थी।
सु यू ने वेई सु के हाथ से चाबी ली और दरवाजा खोला। चेन यू मुस्कुराते हुए उसके पास चली गई। पहली बार जब मैं महान मंत्री के घर मेहमान के रूप में आई थी। महान मंत्री ने खुद खाना बनाया था। यह वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। तांग याओ ने उत्सुकता से पूछा, आपने यह अनुमान क्यों नहीं लगाया कि सुयू ने खाना बनाया है? चेन यू ने शांति से आह भरी, बहन, सुयू केवल 2 व्यंजन बनाना जानती है। एक है तली हुई गोभी, दूसरा है उबले हुए आलू। एकमात्र व्यंजन जो वह अच्छी तरह से बनाती है वह है इंस्टेंट नूडल्स। यह कहने के बाद उसने वेई सु के हाथों में सामग्री के बड़े और छोटे बैग की ओर इशारा किया। क्या आपको लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जो सुयू बना सकती हैं? सुयू ने दरवाजा खोला, अपने जूते बदले और चेन यू को घूर कर देखा। आप आज मुझे दोपहर का भोजन न देने के बारे में अभी भी बकवास कर रहे हैं। एज महान गुरु, सुयू मुझे खाने नहीं देगी। आप क्या करने जा रहे हैं? ट्रान गुएत ने वेई सो को दर्द भरी नजरों से देखा। वेई सो मुस्कुराई, ये सारे मामले टिएउ नाग द्वारा तय किए जाते हैं। महान मंत्री, आप चरित्र से बहुत अलग हैं। ट्रान गुएत घर में दाखिल हुई। उसने भी मेजबान की तरह अपनी चप्पलें बदली और टोन हाक को शादीशुदा बेटी गिरे हुए पानी की तरह होती है वाली नजर से देखा। छोटी नाक नाक, यह मत सोचो कि तुम्हारे पास भरोसा करने के लिए एक महान मंत्री है और तुम सब ऊंचे और शक्तिशाली होने का दिखावा करते हो। बस इंतजार करो। तो नाक ने कमरे से खरबूजे के बीज और स्नैक्स निकाले। ट्रान गुएत को नजरअंदाज किया और दूसरों से बातचीत शुरू की। उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया और फिर नुगुसो के पीछे रसोई में चली गई। तुम अपने दोस्तों से बात करो, मैं अकेले ही कर सकता हूँ। वेई सु ने अपने दोस्तों को देखा जो मेहमान के तौर पर बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे और खाना पकाने की सामग्री को रसोई में ले जाते समय हंसे। तांग दाओ ने अपने हाथ में एक अखरोट पकड़ा, अपना सिर हिलाया और आह भरी। जब से सुयू मेरी गर्लफ्रेंड बनी है तब से वेई सु बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। ऐसा कहने के बाद उसने अपने पति को भी छुआ। देखो और इससे सीखो मेरे प्यारे। लियांग गुआंग केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था, कुछ भी नहीं कह सकता था। यहाँ वेई सु जैसे उदाहरण के साथ वे सभी अपनी प्यारी पत्नी के सामने अयोग्य हो गए। हालांकि दोपहर का भोजन कोई स्वादिष्ट व्यंजन, कैवियार, शार्क फिन नहीं था, लेकिन फिर भी इसे समृद्ध माना जाता था। खाने के बाद सभी सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। बड़े भाई, सुयू के साथ आपका रिश्ता पहले से ही इतना अच्छा है। आप हमें टोस्ट कब देने वाले हैं? ट्रान हुक ने आत्मसंतुष्टता से अपना पैर हिलाया। सुंदरता के लिए आपको त्वरित, सटीक और निर्णायक होना चाहिए। यह सुनकर तो नाक ने अस्वाभाविक रूप से अपनी आंखें टीवी की ओर घुमा लीं, लेकिन वेई सो ने गंभीरता से कहा, आप सही हैं। इसलिए सुयू का चेहरा आखिरकार लाल हो गया। बाकी लोगों ने भी मजाक किया। चेन यू सुयू के करीब आ गई। अरे छोटी यू, अगर वेई महान भगवान प्रस्ताव रखते हैं तो क्या तुम सहमत हो? सुयू ने अपने दांत पीस लिए और चेन यू को देखा। तुमने दोपहर के भोजन के लिए इतना खाया और फिर भी तुम्हारा मुंह नहीं भरा। अगली बार और मत खाओ, यह सिर्फ चावल की बर्बादी है। चेन यू ने इस तरह की धमकी पर ध्यान नहीं दिया। मुझे पता है कि तुम वास्तव में शर्मिंदा हो। ईमानदारी से कहूँ तो महान भगवान बुरे नहीं हैं। अगर तुम उनसे शादी करोगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इससे पहले कि सुयू चेन यू को जवाब दे पाती, दरवाजे की घंटी बज गई। उसने सोफे पर चुपचाप बैठे लोगों पर नजर डाली, फिर वेई सु की ओर देखा जो किसी समय अपने कमरे में लौट आया था, इसलिए उसे खड़े होकर दरवाजा खोलना पड़ा। दरवाजा खुला ही था कि उसके सामने चमकीले गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता दिखाई दिया। सुयू फिर से दंग रह गई। माफ कीजिए, क्या आप मिस सुयू हैं? कर्मचारी ने गुलदस्ता उसके सामने लाकर रख दिया।
यह वह फूल है जिसे श्री वेई ने आपको भेजा है, कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। सुयू ने 100 फूलों वाले गुलाब के गुलदस्ते को देखा, बिना सोचे समझे अपना नाम लिख दिया और गुलदस्ते को अपने सीने से लगा लिया। वेई सु किस बात का मजाक कर रहा था? यह कोई खास दिन नहीं था। गुलाब क्यों दिए? उसने दरवाजा बंद किया, पीछे मुड़ी और अपने सामने एक आकृति को महसूस किया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने देखा कि वेईसु उसके सामने एक घुटने पर बैठा है। उसके हाथ में एक लाल गहनों का डिब्बा था। डिब्बे के अंदर एक चमकती हुई हीरे की अंगूठी थी। सुयू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुयू ने अपना मुंह थोड़ा खोला, बिना सोचे समझे वेईसु को देखा, फिर सोफे पर बैठे लोगों को देखा। उसे आखिरकार समझ में आया कि वेईसु ने उन्हें डिनर पर क्यों बुलाया था। यह उसके लिए गवाही देने के लिए था। यह देखकर कि सुयू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तांग याओ ने आगे बढ़कर कहा, सुयू, तुम सहमत हो? तुम सहमत हो? तुम उसे आदेश दे सकती हो, उसे गुलाम बना सकती हो, उसे सिखा सकती हो। सुयू, मैं सहमत हूँ। चलो बड़े भाई के साथ चलते हैं। बहन के बिना बड़ा भाई बहुत बेरहम और निर्दयी है। भाभी हमारी उम्मीद है, हमारी धूप है। छोटी यू, कोई बात नहीं। वीसु हमारे स्कूल में एक प्रसिद्ध देवता है। इतना नखरे मत करो, अब ऐसे अच्छे आदमी बहुत कम बचे हैं। वीसु के दूसरे दोस्त भी पैरवी करने लगे। सुयू ने उनके चेहरे को ऐसे देखा जैसे वे उसकी तरफ से सहमत होना चाहते हों। वह हंसे बिना नहीं रह सकी। अपने सामने वाले व्यक्ति के गंभीर भाव को देखते हुए, भले ही उसे उसके दोस्तों ने इस तरह चिढ़ाया हो, फिर भी उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का एक निशान नहीं था। वह बस ध्यान से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अगर तुम सहमत हो, तो भविष्य में कौन खाना बनाएगा? मैं खाना बनाऊंगा। कपड़ों का क्या होगा? मैं उन्हें धो दूंगा। फर्श भी? मैं पोछा लगाऊंगा। अगर तुम बाहर जाना चाहो तो क्या होगा? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर मैं अपना मन बदल लूं तो क्या होगा? मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। अगर मैं अपना मन बदलता हूं, तो मेरे नाम की सारी संपत्तियां आपकी हो जाएंगी और मैं जीवन भर अकेला रहूंगा। सुयू की आंखें लाल थी। वह पैसों की लालची नहीं थी, लेकिन इस दुनिया में कितने पुरुष अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नियों को देने को तैयार होंगे? अगर नहीं, तो कल मैं तुरंत सारी संपत्तियां आपके नाम कर दूंगा, जब तक आप मुझसे शादी करने के लिए सहमत हैं। इन चीजों का कोई मूल्य नहीं है। वेईसु को डर था कि सुयू को उस पर शक हो जाएगा कि वह ईमानदार नहीं है, और उसे यह भी डर था कि सुयू उसके दिल में उसकी छवि को गलत समझ लेगी। इसलिए उसने जल्दी से कहा, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम्हें पैसे पसंद है। मैं बस तुम्हें साबित करना चाहता था कि मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार हूँ। यूनिवर्सिटी बी में तूफानी व्यक्ति ने आखिरकार अपनी सामान्य संयमता खोते हुए असंगत बात कही। अब से हम एक हैं। जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है। अगर तुम तैयार हो, तो जो कुछ भी तुम्हारा है वह मेरा भी हो सकता है। आप कहते हैं कि पूर्व जाओ, मैं कतई पश्चिम नहीं जाऊंगा, और उत्तर या दक्षिण तो बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं भी आपके जीवन को नहीं बांधूंगा। आप अभी जैसे जीते हैं, आप भविष्य में भी वैसे ही रह सकते हैं। मैं आपसे कुछ करने के लिए नहीं कहूंगा। आप जो चीजें मुझसे करवाना चाहते हैं, मैं करने की कोशिश करूंगा। तो नाहक, मुझसे शादी कर लो। अध्याय 58 डार्क हार्ट। सुयू ने वास्तव में वेईसु से प्रपोज करने की उम्मीद नहीं की थी। उसे याद आया कि वेईसु खाना बनाना सीख रही थी। पत्थर पर नाम, कंप्यूटर स्क्रीन पर फोटो और बुकशेल्फ पर किताबों का पूरा सेट। जब से उसने वेईसु को डेट करना शुरू किया है, तब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे वह दुखी हुई हो। वेईसु को मीठी बातें करना नहीं आता, लेकिन उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है। कई बार
एक आदमी द्वारा चुपचाप किसी महिला को चीजों को सावधानी से व्यवस्थित करने में मदद करना मीठे शब्दों से कहीं ज्यादा मार्मिक होता है। सु यू जानती थी कि उसे चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले पुरुष पसंद नहीं थे। वेई सु वह व्यक्ति था जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अभी अगर वह कहती है कि वह वेई सु से प्रभावित नहीं हुई या उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी, तो यह झूठ होगा। फोशान की यात्रा से पहले ही उसके मन में वेई चू के लिए भावनाएं थी, लेकिन जब वह उससे सच्चा प्यार करती थी तो शायद यह तब हुआ जब उसने गलती से उस चट्टान पर अपना नाम देखा। लड़कियों को हिलने डुलने का अधिकार है, इसलिए हर बार जब वह हिलती थी तो वेई सू के लिए उसकी भावनाएं प्यार में बदल जाती थी। कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद उनके व्यक्तित्व बहुत अनुकूल लगने लगे। यद्यपि वह मजबूत है, फिर भी वह जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि वेई चू एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह मजबूत है, इसलिए उसने उसे कई चीजों में मजबूर नहीं किया। अंत में उन दोनों ने अब की तरह एक मौन समझ बनाई। उसके सामने वाले व्यक्ति ने भी अंगूठी पकड़ ली। सु यू ने उसकी उम्मीद भरी और तनावपूर्ण आंखों को देखा और कहा, मुझे आपकी संपत्ति की जरूरत नहीं है और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही सु यू के शब्द उसके मुंह से निकले, वेई चू की अभिव्यक्ति और अधिक उदास हो गई। नाटक देख रहे सोफे पर बैठे कुछ लोग भी उन दोनों को चिंतित होकर देखने लगे। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता रहूंगा, लेकिन तुमसे शादी करना संभव है। सु यू ने वेई सू के सामने अपना हाथ उठाया। क्या? वेई सू ने असमंजस में सु यू को देखा। क्या क्या तुम्हें इस अंगूठी का अफसोस है? सु यू ने कहा और अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन वेई सू ने प्रतिक्रिया दी और जल्दी से उसे पकड़ लिया। मैंने सहमति व्यक्त की। मैं इसका पछतावा कैसे कर सकता हूँ? वेई सू का हाथ थोड़ा कांप उठा। उसने अंगूठी निकाली, ध्यान से उसे सु यू की उंगली पर पहनाया और उसके हाथ के पीछे चूमा। मैं बहुत खुश हूँ। तुम बेवकूफ हो। तुम अभी भी जमीन पर घुटने क्यों टेक रहे हो? क्या घुटने टेकना आरामदायक है? टू नाहक ने उसके सिर पर दस्तक दी। बड़ा भाई यहाँ अभ्यास कर रहा है। भविष्य में कीबोर्ड पर घुटने टेकना कम दर्दनाक होगा। ट्रान हुक ने देखा कि उसके बॉस ने उसके जीवन का सबसे बड़ा काम पूरा कर दिया है। उसे लगा कि अब वेतन वृद्धि की उम्मीद है और उसने खुशी से कहा, बड़े भाई, हमें भोजन करवाना याद रखना। तुमने अभी खाया हुआ खाना भी नहीं पचाया है और तुम और खाना चाहते हो। अपने कर्मचारियों का सामना करते हुए वेई सू इतने विनम्र नहीं थे। आप बहुत अच्छे मूड में हैं। इस सप्ताहांत ओवरटाइम काम करें और अगले कुछ प्रोजेक्ट पूरे करें। बड़े भाई, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? अपनी इस तुनक मिजाजी पर पछताते हुए ट्रान हुक को रोने का मन करने लगा। मैंने कभी तुमसे मजाक नहीं किया। वेई सू मुस्कुराई, जिससे ट्रान हुक कांप उठा। दोस्तों ने थोड़ी देर तक एक दूसरे को चिढ़ाया, फिर उठकर अलविदा कहा, जिससे उन दोनों के लिए कुछ निजी जगह बन गई। जब नाहक सोफे पर बैठी थी तो उसे पता नहीं था कि टीवी पर क्या चल रहा है। हालांकि वह टीवी की ओर मुंह करके बैठी थी। उसके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में एक साधारण लेकिन सुंदर हीरे की अंगूठी थी। उसकी उंगली को लगा कि अंगूठी सख्त और थोड़ी अपरिचित थी, लेकिन जब सु यू ने अंगूठी को छुआ तो उसका मूड बहुत अच्छा था। जल्दी या बाद में उसे शादी करनी होगी, इसलिए यह बुरा नहीं था। तुम किस बारे में सोच रहे हो? वेई सू के बगल में बैठ गया। उसके हाथ में तरबूज के बीज की प्लेट थी जिसे सु यू खाना पसंद करती थी। मैं सोच रहा था, अगर मेरी बूढ़ी माँ को पता चला कि मैंने एक आदमी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है तो वह मुझे झाड़ू से मारेगी। सु यू ने प्लेट से एक तरबूज का बीज उठाया
मेरी माँ चाहती है कि मुझे जीवन भर भरोसा करने के लिए एक भरोसेमंद आदमी मिले। उपस्थिति और पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह एक अच्छा व्यक्तित्व है। क्या आप दृढ़ नहीं है, भरोसेमंद नहीं है? सुयू की यह बात सुनकर वेई सू को याद आया। उसे लगा कि अपनी सास को खुश करने का यह मामला उसके नितंबों तक जलती आग की तरह था। वह सुयू के सामने चला गया। जब समय आए तो मेरे लिए अच्छी बातें कहना याद रखना। मैं लोगों के लिए अपनी माँ की आंखों पर भरोसा करता हूँ। सुयू ने वेई सू के कंधे पर थपथपाया। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, युवा। ज्यो यू, मुझे अचानक ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम मेरे प्रति कम विनम्र होते जा रहे हो। वेई सू ने तरबूज के बीजों की प्लेट पकड़ी। उसके चेहरे पर दयनीय भाव था, जितना वह चाहता था उतना दुखी भाव। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ विनम्र रहूं? क्या तुम सच में चाहती हो? सुयू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसकी खूबसूरत आंखों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, अवर्णनीय रूप से मोहक। नहीं, बस दिखावा करो कि मैंने जो कहा वह मौजूद नहीं है। वेई सू ने सुयू के करीब जाना जारी रखा, उस पल का फायदा उठाते हुए जब सुयू ध्यान से तरबूज के बीज चबा रही थी। उसने उसके गाल पर चुमा, तरबूज के बीजों की प्लेट कॉफी टेबल पर रखी और एक संतुष्ट मुस्कान के साथ ऊपर चला गया। बस एक चुंबन चुराया। क्या तुम्हें इतनी खुशी की जरूरत है? सुयू ने चुपचाप तरबूज के बीज के छिलके बाहर थूक दिए, अपना सिर ऊपर उठाकर टीवी की तरफ देखा। टीवी पर पुरुष अभिनेता एक फूल पकड़े हुए था और मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुरा रहा था। सुयू ने अपना सिर हिलाया। आज के समाज में बेवकूफ बनने का दिखावा करने वाले पुरुष वास्तव में डरावने थे। वेई चू के सफल प्रस्ताव के कारण राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के दौरान उसने जो कुछ भी किया वह बेहद उत्साहपूर्ण था। अंत में उसने कमरे के अंदर और बाहर सब कुछ साफ कर दिया, यहाँ तक कि फर्श भी शीशे की तरह चमक रहा था। राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के आखिरी दिन सुयू सुबह 10 बजे तक सोती रही और फिर बिस्तर से बाहर निकली। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि लकड़ी का फर्श चमक रहा था। वह अपने पैरों के नीचे चप्पलों पर नजर डाले बिना नहीं रह सकी। यह पुष्टि करने के बाद कि यह पर्याप्त साफ है, उसने बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस किया। नीचे जाकर पूरे लिविंग रूम में धूल का एक कण भी नहीं था। सुयू ने वेई चू को देखा जो रसोई में व्यस्त था। आश्चर्य में, क्या आपने सफाई सेवा को बुलाया था? यह सफाई करने वाली टीम वाकई पेशेवर है। वे कमरे को बहुत सफाई से साफ कर सकते हैं। नहीं, मैं आज सुबह सो नहीं पाया इसलिए मैंने इसे फिर से साफ किया। वेई सू ने नाश्ते का एक हिस्सा निकाला। जल्दी करो और अपना नाश्ता खाओ। वह कितने बजे उठा? उसने इतनी अच्छी तरह से सफाई की थी। शायद 4 या 5 घंटे से कम समय नहीं रहा होगा, है न? पहली बार सुयू ने गंभीरता से सोचा कि वेई सू के प्रस्ताव को स्वीकार करना उसके लिए कितना सही था। इतने मेहनती पति के साथ पत्नी बनना कितना आसान होगा। नाश्ते के बाद टोन हाक ने कंप्यूटर को गले लगाया और सोफे पर बैठ गया। दोस्तों के साथ ऑनलाइन चैटिंग करने लगा। फिर उसने देखा कि nguso ने पर्दे उतारकर उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दिया, फिर उन्हें नए पर्दे लगा दिए। हर कोने, छत से फर्श तक, फर्नीचर के हर टुकड़े को सावधानीपूर्वक मिटा दिया गया था। और एक वाक्य टाइप किया। उनकी दोपहर की झपकी से फिर खरीदारी से बाहर चला गया। हालांकि वे किसी भी सुंदर स्थानों पर नहीं गए, वातावरण अभी भी माना जाता था बुरा नहीं है। वेई सू ने भी यात्रा पर जाने का सुझाव दिया, लेकिन सुयू ने यह बहाना बनाकर इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि छुट्टी का दिन दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए नहीं, बल्कि पर्यटकों से मिलने के लिए है। शाम को जब उसने सुना कि पर्यटक आकर्षण बहुत भीड़भाड़ और शोरगुल वाले हैं, तो वेई सू ने अपने दिल में आह भरी। सौभाग्य से उसने जियाओ यू की बात सुनी, अन्यथा
अब जो लोग पकौड़ी में कुचले जाते वे ही होते। राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के बाद हर कोई अपने सामान्य जीवन में लौट आया, लेकिन हर कोई थका हुआ लग रहा था। जाहिर है कि वे ब्रेक से उबर नहीं पाए थे। सुयू ने दस्तावेज उठाए और जियांग तिंग के कार्यालय में चली गई। जियांग तिंग की आंखें सुयू की उंगलियों पर घूम गईं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो। सुयू दंग रह गई और जब उसने देखा कि जियांग तिंग की आंखें उसके दाहिने हाथ पर रुक गईं, तो उसने प्रतिक्रिया दी, धन्यवाद। जियांग तिंग मुस्कुराया, जब आपकी शादी हो तो मुझे निमंत्रण देना याद रखें। हाँ, बिल्कुल। जब सुयू जियांग तिंग के कार्यालय से बाहर निकली तो उसके होठों पर अभी भी मुस्कान थी। गपशप एक ऐसी चीज थी जो कार्यालय की दुनिया में बहुत तेजी से फैलती थी। एक दिन से भी कम समय में पूरी बाईशेंग कंपनी को पता चल गया कि सुयू की दाहिनी अनामिका में हीरे की अंगूठी है। ऊपर की मंजिल से नीचे की मंजिल तक सभी महिला सहकर्मी हैरान थी। पता चला कि जनरल मैनेजर वेई ने सुयू को प्रपोज किया था। कुछ ने तो आधा दिन रिसर्च करके यह निष्कर्ष निकाला कि हीरे की अंगूठी बहुत महंगी थी। लड़कियों को हमेशा हीरे की अंगूठी जैसी चीजों में खास दिलचस्पी होती है। हालांकि सुयू खुद शेखी बघारना नहीं चाहती थी, लेकिन पूरी कंपनी को पहले से ही पता था कि जनरल मैनेजर वेई ने सुयू को प्रपोज करने के लिए हीरे की अंगूठी खरीदने में बहुत पैसा खर्च किया है। जब यह खबर जिनचू तक पहुंची, तो ऊपर से नीचे तक जिनचू को अचानक समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि आज बड़े बॉस इतने खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे थे। पता चला कि प्रपोजल सफल रहा। उनके दिल में जो व्यक्ति था वह पहले से ही उनके हाथों में था। दोपहर में काम के बाद वेई चू हर दिन की तरह सुयू को लेने गया। कभी कभी कुछ कर्मचारियों से मिला जिनके सुयू के साथ अच्छे संबंध थे। वे सभी हंसे और बातें करने लगे। बधाई हो जनरल मैनेजर वेई। वेई चू ने मुस्कुराते हुए सभी को धन्यवाद कहा। इससे बाईशेंग कंपनी के कर्मचारियों को जनरल मैनेजर की भावनाओं को और भी अधिक समझ में आ गया। डायरेक्टर वेई और सुयू साथ साथ कंपनी के गेट से बाहर निकले। कार में बैठने से पहले उन्होंने ट्रांगवे और टोंगवी को साथ साथ चलते देखा। उन्होंने कुछ महीने पहले यह छवि देखी थी, लेकिन उस समय ट्रांगवे के बगल में खड़ी लड़की टोंगवी नहीं, बल्कि लैम क्या थी। इस समय तो न्हाक वास्तव में पीछे मुड़कर चले जाना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने बगल में वेई सो के चेहरे पर रहस्यमय भाव देखा, तो टोन न्हाक ने सोचा कि उसे रुककर सावधानी से जवाब देना चाहिए। आज वेई सो के यहाँ होने के कारण शायद टोंगवी अब और कलह बोने की चाल नहीं चलेगा। सोंग परिवार समूह के पास अभी भी कुछ अनुबंध हैं जो हल नहीं हुए हैं। वह कोई और चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगी। वेई परिवार की दुल्हन को दूसरों द्वारा धमकाया नहीं जाना चाहिए। वेई सु मुस्कुराया और यह कहने के लिए सुयू के कान के पास झुका। अगर कोई केवल उसके हाव भाव को देखे तो उसे लगेगा कि वह उसके साथ कुछ रोमांटिक बातें कर रहा है। सुयू ने यह सुना और अचानक महसूस किया कि इस व्यक्ति का दिल वाकई बहुत काला है, लेकिन वह सोंग वेई की कलह फैलाने की पिछली योजना के कारण उनके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा, है न? इस समय सुयू को थोड़ा ऐसा महसूस हुआ कि वह एक खूबसूरत महिला है जो खुद पर मुसीबत ला सकती है। हालांकि यह एहसास बुरा नहीं था। खुश स्माइली